Hello guys, what's up? I hope all of you are doing fine. This is your कैफी सर एंड आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 1 ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा का मैट्रिक्स, अलजेब्रा में मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का पार्ट 1, ठीक है। तो सबसे पहले ये आता है कि मैट्रिक्स कहते हैं किसे। तो मैट्रिक्स बोला जाता है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स को डिफाइंड कैसे करेंगे? मैट्रिक्स को डिफाइंड इस तरह से करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर। हाँ, बहुत अच्छे किए हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। समझाते हैं इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट को रेक्टेंगुलर अरेंज करना। अब रेक्टेंगुलर अरेंज कैसे करेंगे? तो रेक्टेंगुलर अरेंज करने का तरीका है, इस तरह से अरेंज करेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एलिमेंट्स किसे कहते हैं अभी हम बताएंगे। सबसे पहले हम ये दिखाते हैं, एक मैट्रिक्स जो भी रहता है ना, मैट्रिक्स उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर लिखते हैं। मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर लिखा करते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट का अंदर लिखते हैं। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन का बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर एलिमेंट कैसे रखा हुआ रहेगा? एलिमेंट इस तरह से रखा हुआ है। मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट ले लिए हम लोग, यहाँ पे 2, 3, 4 ले लिए, 5 ले लिए, चलो 1 ले लिए, -1 ले लिए, 0 ले लिए, 5, 8, 7। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट कर दिए। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 tan थीटा, कुछ भी ले लो, log x ले लो, ठीक है, 5 ले लो, 9 ले लो, ठीक है, और i ले लो, i फॉर इमेजनरी नंबर जिसको बोलते हैं, ये ले लो। तो ये सब का भी मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ये असल में है क्या, ये जितना भी एलिमेंट है ना, ये सब एलिमेंट, यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट दिख रहा होगा तुम लोग को। ये 9 एलिमेंट का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होता है या फिर स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया करते हैं। इसमें अब 3 इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या क्या है? सबसे पहला बात ये है कि ना, इसमें रो किसे कहेंगे, कॉलम किसे कहेंगे और साइज ऑफ द मैट्रिक्स किसे कहेंगे। 3 चीज़ का बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रो किसे कहेंगे? वो जो कि पता होगा ही तुम लोग को। रो बोला जाता है जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो दिखेगा ना, वो रो कहलाएगा। ये फर्स्ट रो कहलाएगा, रो नंबर 1 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सेकंड रो कहलाएगा, रो नंबर 2 कहलाएगा। ये थर्ड रो कहलाएगा, ठीक है, ये थर्ड रो कहलाएगा। मतलब रो किसे कहते हैं? रो बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट सजाया हुआ रहता है उसको रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वर्ड आता है, दूसरा वर्ड कॉलम का नाम बार बार हम लोग सुनेंगे। तो कॉलम इस तरह से जो होता है ना, वर्टिकल, जो वर्टिकल होता है ना, उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इसको कॉलम नंबर 1 बोलेंगे, इसको कॉलम नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉलम क्या होता है। कॉलम बोला जाता है जो वर्टिकल लाइन होता है ना, वर्टिकल लाइन, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। इसके बाद तीसरा क्या आता है? तीसरा नाम बार बार जो तुम लोग सुनोगे मैट्रिक्स में, वो साइज ऑफ द मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सुनोगे। तो साइज ऑफ द मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को एक साथ लिखा जाता है कुछ इस तरह से। पहले नंबर ऑफ रो लिखेंगे, तो नंबर ऑफ रो कितना दिया हुआ है बताओ? तो इसमें 3 रो दिया हुआ है, तो 3 इस तरह से लिख देंगे। और नंबर ऑफ कॉलम 2 दिया हुआ है, 2 है, तो क्रॉस करके 2 लिखेंगे। तो इसको हम लोग साइज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर या फिर साइज ऑफ द मैट्रिक्स बोला जाता है। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा हम लोग इस तरह से, 3x2 या कुछ भी, जो भी ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर ऑर्डर का बात करें तो बताओ तो इसका कितना ऑर्डर होगा? गलत, 9 ऑर्डर नहीं होता है, 3x3 होगा। कभी भी ऑर्डर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पर रो देखो, 1, 2, 3 रो है, ठीक है, और 3 कॉलम है, तो 3x3 लेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दिए ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को पता करना हुआ कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर जो लिखा हुआ है ना ये, या साइज जो लिखा हुआ है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हुआ, तो क्या करेंगे, सीधा सीधी बस वो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे कि ये 3×2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। इससे छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, समझने के लिए और अच्छा समझने के लिए एक क्वेश्चन बना देते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स, ए नाम का एक मैट्रिक्स है मान लेते हैं, ठीक है, जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 4×3, ठीक है। ए नाम का एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ 4×3, और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आसान सा बात है, जो भी ऑर्डर दिया हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 4 जा 12, ये हो गया। तो अब तक का सिर्फ मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स को डिफाइन करने के बाद अब डिनोट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। अगर डिनोट करने का बात करेंगे तो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज़ किया करते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक अलग से रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है जो हर जगह यूज़ होता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो दिखाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ क्या करेंगे हम लोग, एक स्मॉल लेटर लेंगे, ठीक है, और एक स्मॉल लेटर में क्या करेंगे, आई और जे लगा देंगे। यहाँ आई लगा देंगे और यहाँ जे लगा देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग फिर इस तरह से ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ पर उसका ऑर्डर लिख देंगे, यहाँ पर उसका ऑर्डर लिख देंगे। फिलहाल हम अपना मर्जी से क्या कर रहे हैं, m×n लिख देते हैं ऑर्डर। ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, जनरल फॉर्म इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस जनरल फॉर्म से हम लोग बहुत सारा मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो क्वेश्चन में इस तरह से कुछ दे देगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर लिख देगा 2×3, इस तरह से लिख देगा यहाँ पे। और अब बोले कि इसका एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ। तो मैट्रिक्स का अंदर एलिमेंट कैसे सजाएंगे, देखो इस तरह सजाएंगे। अगर इससे हम लोग को एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने बोलेगा तो हम लोग इससे सबसे पहले क्या समझेंगे, ये जो भी मैट्रिक्स बनाएगा उसमें रो कितना होगा 2 और उसमें कॉलम कितना होगा 3। तो मतलब समझ में आ गया कि दो जो भी लिखेंगे 2 लाइन में जाएगा, ठीक है, और इस तरह से 3 लाइन में जाएगा। और पहला में A लिखेंगे और I और J का वैल्यू 1 1 डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये पहला जो होता है ना, पहला 1 किसको डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है। दूसरा 1 किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, कहेंगे रो नंबर 1 चल रहा है, ठीक है, लेकिन कॉलम नंबर 2 में पहुँच गए तो A12 लिख देंगे इस तरह से हम लोग, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, ठीक है, लेकिन कॉलम नंबर 3 शुरू हो गया, 3 लिखेंगे, लेकिन कॉलम नंबर 3 से ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि देखो 2×3 का मैट्रिक्स है, कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है, ठीक है। ये बंद करो। उसके बाद रो नंबर 2 में आ जाओ। रो नंबर 2 में तो रो नंबर 2 को इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से रो नंबर 2 को लिखेंगे। कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 1 चल रहा है, ये कॉलम नंबर 2 चल रहा है, ये कॉलम नंबर 3 चल रहा है, इस तरह से लिखेंगे। तो जब भी AIJ लिखा हुआ रहेगा, 2 3 लिखा हुआ रहेगा, तो एलिमेंट को इस तरह सजाएंगे। इससे एक क्वेश्चन लेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड का एग्ज़ाम में आ चुका है। तो वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ मैट्रिक्स, देयर इज़ अ मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर 2×3। एक मैट्रिक्स ले लीजिए जिसका ऑर्डर जो है 2×3 है, और एलिमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एलिमेंट्स आर गिवन बाई AIJ इक्वल टू, एलिमेंट्स निकालने का तरीका बता रहा है, AIJ इक्वल टू 2i - j, ये बता दिया। और बोला क्या जा रहा है,
कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स बनकर आएगा, यहाँ पर लिखते हैं, जो भी मैट्रिक्स बनकर आएगा वो मैट्रिक्स में यहाँ पे देखो, मैट्रिक्स में रो कितना होगा? 2 रो होगा, 3 कॉलम होगा। तो 2 रो होगा का मतलब क्या हुआ? 2 रो का मतलब इस तरह से 2 रो हो जाएगा और कॉलम 3 हो जाएगा। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स लिखाएगा वो यहाँ पर लिखाने वाला है। अब पहला एलिमेंट्स क्या लिखाएगा? पहला एलिमेंट्स तो पहले तो आई जे, गिवन क्या दिया हुआ? आई जे इक्वल टू दिया हुआ 2i माइनस में जे, देखो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। पहला यहाँ पर क्या लिखाएगा? यहाँ पर लिखाएगा a11 लिखाएगा ना, यहाँ पर a11 लिखाएगा, उसका वैल्यू निकालने का तरीका दिया हुआ है यहाँ पर i का जगह में 1 और j का जगह में 1 पुट करो, 2 × 1 माइनस में 1। अब यहाँ से देखो कितना आंसर आएगा, 2 × 1 = 2, 2 में से 1 माइनस करो, 1 आएगा। तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। सेकेंड यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग को पता है a12 होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं a12 लिख देते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे? i का जगह में 1 पुट करो और j का जगह में 2 पुट करो। i का जगह में 1 पुट करते हैं तो 2 × i का जगह में 1 डाल दिए, ठीक है। अब माइनस का निशान दिए, j का जगह में कितना डालना है? 2 डालना है, j का जगह में 2 डाल दिए, ठीक है। अब देखो 2 × 1 = 2 और 2 में से 2 माइनस करो, 0 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं? बस वैल्यू पुट कर रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग सब एलिमेंट निकाल सकते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, और भी निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पर है ना, ये 1 2 आ गया, और 1 2 देखो कहाँ पर लिखाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 0 भरा जाएगा। तो और एक एलिमेंट, चलो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट लिखाएगा वो निकाल देते हैं, बाकी खुद से निकाल लोगे। यहाँ पर देखो हम लोग पता है 2 3 लिखाएगा, a23 लिखाएगा। अब a23 लिखाएगा तो 2 × i का जगह हम कितना डालेंगे? 2 डालेंगे, माइनस जे का जगह में 3 डालेंगे, कितना आएगा आंसर? 1 आ जाएगा आंसर। तो मतलब यहाँ पर 1 डालेंगे। तो इस तरह से जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड करने के बाद कंस्ट्रक्ट हो जाएगा मैट्रिक्स। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। समझ में आया? तो फिर से एक बार समझाते हैं, अब तक का हम लोग क्या पढ़े हैं। अब तक का हम लोग सिर्फ इतना देखें ना कि मैट्रिक्स बोलते हैं किसे। तो मैट्रिक्स बोला जाता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है ना वो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलने का मतलब क्या हुआ वो यहाँ समझ में आएगा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब कि एलिमेंट को कुछ इस तरह से जाहिर करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको ना ये या तो बड़ी ब्रैकेट या फिर छोटी ब्रैकेट से जाहिर करते हैं हम लोग। कोई करली ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। करली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें 3 वर्ड आता है, 3 से 4 वर्ड दिखेगा तुम लोग को। वो 3 से 4 वर्ड ये हैं कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, ऑर्डर या साइज ऑफ द मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये 3 से 4 वर्ड दिखेगा जो बार बार पूछा जाएगा और बार बार ज़रूरत पड़ेगा। तो वो 3 से 4 वर्ड के बारे में बता दिए क्या होता है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन लेकर हम समझा दिए कि ना मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं और ये मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है वो एक क्वेश्चन लेकर दिखा दिए। उसके बाद क्या किए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स या फिर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं वो बताएं। मैट्रिक्स का फॉर्म, जनरल फॉर्म जो होता है ना aij और यहाँ पर m क्रॉस n रहता है। m क्रॉस n रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है या साइज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल ये वाला ले लिए और किस तरह से किए थे वो दिखा दिए। एक क्वेश्चन के जरिए समझाए किस तरह से जनरल फॉर्म काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो कि बहुत आसान है। सबसे पहला देखो इधर, सबसे पहला टाइप नंबर 1 में 1 नंबर होता है रो मैट्रिक्स। नाम से ही बहुत सारा बात समझ में आ जाएगा, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, जिसमें सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैट्रिक्स डेफिनेशन नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं, नोट्स बन जाएगा तुम लोग का अच्छा से। अ मैट्रिक्स विच हैज़
विच हैज़ वन रो। कॉलम से मतलब नहीं है, जिसमें एक रो होगा वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, 2 कॉमन ही रहेगा, 2 3 5 4, ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं sin x cos x tan x, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अच्छा ये बताओ तो ये ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 into 0 नो। सबसे पहले क्या करते हैं 1 into 4, 1 इसको बोलते हैं 1 क्रॉस 4। पढ़ने का तरीका क्या है 1 क्रॉस 4, क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा होगा कि है ना कितना रो है, तो एक रो है। कॉलम कितना है 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 4 हो गया। यहाँ बताओ तो 1 क्रॉस 3। तो हम लोग को मतलब किससे है, रो से मतलब है। रो एक होना चाहिए, कॉलम से मतलब नहीं है, चाहे वो जितना हो, ठीक है। कॉलम से मतलब है ही नहीं हम लोग को। तो इस तरह से हम लोग रो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। उसके बाद 2 नंबर आता है टैप में कॉलम मैट्रिक्स। जब रो मैट्रिक्स पता चल गया क्या होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। सिंगल कॉलम होगा, अ मैट्रिक्स विच हैज़ वन कॉलम, जिसमें एक कॉलम होगा। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इस तरह से, एग्जाम्पल इस तरह से लिखना पड़ेगा, 5 - 7 0 लिख सकते हैं इस तरह से। ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1, इस तरह से। रो के कॉलम कितना है 1 है, मतलब कि ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद 3 नंबर आता है, बस सबका नाम पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक कोई भी मैट्रिक्स दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन मिलेगा, बोले कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, या फिर और भी मैट्रिक्स का टाइप्स होता है, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। जैसे जैसे टाइप्स बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन टाइप नंबर 3, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक है जिसमें जितना भी एलिमेंट होगा ना वो सब जीरो कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक जिसमें एलिमेंट जो है जीरो हो, ऑल द एलिमेंट अ मैट्रिक्स, या फिर इस तरह से लिखो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स must be जीरो। मतलब के दिखाते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 ये ले सकते हैं, और एग्जांपल ले सकते हैं 0 0 0 0, इस तरह से ले सकते हैं। जितना भी एग्जांपल चाहो बना सकते हो, जितना भी एलिमेंट दिखेगा वो सब जीरो दिखेगा। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऑर्डर दिख रहा होगा 1 रो 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3। यहाँ पर देखो 2 रो 2 कॉलम, 1 2 क्रॉस 2 हो जाएगा ये। तो इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा, तो हो जाता है मैट्रिक्स का। तो ये 3 नंबर टाइप हुआ, 3 नंबर हुआ जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इसको ओ से डिनोट किया करते हैं। इसके बाद 4 नंबर टाइप नंबर 4 आता है, टाइप नंबर 4 आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाता है। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स पढ़ना बहुत आसान है। जैसे ही मैट्रिक्स का ऑपरेशन शुरू करेंगे ना, वहाँ से थोड़ा सा है ना डिस्कशन डीप चला जाता है। तो टाइप्स वगैरह अगर अच्छा से देखेंगे ना तो फिर हर चीज़ अच्छा समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तुम लोग को नाम से समझ में आ रहा होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि देखने में थोड़ा हॉरिजॉन्टल टाइप पर दिखे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टाइप पर कब दिखेगा, जब उसमें रो कम होगा। रो कम होगा ना तो तुमको इस तरह का दिखेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर कॉलम कम होगा ना तुमको इस तरह दिखेगा, और उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स,
ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, या फिर इसको है ना हॉरिजॉन्टल ही मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होता क्या है, नंबर ऑफ रो जो होगा, नंबर ऑफ रो वो कम होना चाहिए कॉलम से। दिखा देते हैं अभी, प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो समझ में आएगा। नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। अब देखो कैसे ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रो ले लेते हैं हम, 2 रो लेते हैं, ठीक है, और 4 कॉलम ले लेते हैं। बोला गया क्या, नंबर ऑफ रो जो भी होगा वो कम होना चाहिए कॉलम से। तो हम लोग अपना मर्जी से 2 और 4 ले लिए। अब बनाकर देखो एक मैट्रिक्स, कुछ भी नंबर डाल दो, डाल दिए। अब देखो, देख सकते हो नंबर ऑफ रो कितना लिए, 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना लिए, 1 2 3 4 लिए, ठीक है। अब देखने में हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नाम रख दिए, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बताया, तो एक और कौन सा मैट्रिक्स बन सकता है, वर्टिकल मैट्रिक्स बन सकता है। अब वर्टिकल मैट्रिक्स में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, इसमें नंबर ऑफ रो जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ कॉलम से, ग्रेटर देन होने वाला है। एग्जाम्पल देने का तो ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगला 6 नंबर आ जाते हैं। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको स्टार मार्क मारेंगे। आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बता सकते हो, नाम से बता सकते हो तुम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। 2 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम हो गया, तो मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ कॉलम का। अच्छा, बात करेंगे तो ऐसा बात करेंगे तो फिर बहुत सारा मैट्रिक्स बन सकता है, बहुत सारा ऑर्डर का बन सकता है। तो क्लास 12 में 3/3 तक का है, 4/4, 4 आता ही नहीं है, ऑर्डर 4 आता ही नहीं है। क्लास 12 में 3/3 तक लास्ट है। कौन कौन सा ऑर्डर का दिखेगा, 3, जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं 2 5 9 -7, एक ये दिखेगा तुम लोग को, ठीक है। इससे छोटा ऑर्डर लिखेंगे तो सिर्फ एक 5 लिख देते हैं, ठीक है। इससे और बड़ा ऑर्डर लिखेंगे तो हो जाएगा -3 9 0 9 3 9 1 2 3, कुछ भी लिख दिया अपना मर्जी से। अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हाँ, नंबर रिपीट कर सकते हैं। सेट का तरह नहीं है इसके, नंबर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब ऑर्डर की बात करेंगे तो बताओ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट्स आता है कंजुगेट एलिमेंट किसे कहते हैं, कंजुगेट एलिमेंट। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का अंदर ही में आता है क्वेश्चन की कंजुगेट एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो वो देखते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला, कंजुगेट एलिमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कंजुगेट एलिमेंट। तो कंजुगेट एलिमेंट जो होता है वो एक एलिमेंट का कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है वो पूछता है। जैसे कि जो भी एलिमेंट लिखा हुआ रहेगा उसका फॉर्म जाहिर सा बात है AIJ का ही फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। कुछ भी रहेगा वो AIJ का ही फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। अगर I और J का वैल्यू हम बता दिए तो तुम उसका लोकेशन मालूम कर सकते हो कि यहाँ पे वो कहाँ लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख दिए A13 लिख दिए, तो यहाँ पर तुम उसका लोकेशन बता सकते हो। लोकेशन कैसे बताओगे, फर्स्ट रो में रहेगा वो और थर्ड कॉलम में रहेगा। तो अब आ जाओ, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में यानी 0। तो इस तरह से है ना, अगर नंबर लिख देंगे तो लोकेशन बता सकते हो तुम लोग। और इसी का कंजुगेट पूछेगा कि इसी का कंजुगेट क्या होगा, तो इसका कंजुगेट होगा बस IJ को प्लेस चेंज कर दो, IJ का GI कर दो, ठीक है। तो ये इसका कंजुगेट ये कहलाएगा और इसका कंजुगेट ये कहलाएगा, ठीक है।
तो कंजुगेट एलिमेंट जो कहलाता है वो समझ में आ गया होगा। अगर हम पूछेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 2 3 4 -3, ठीक है, 0 9 8, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं -11 और एक क्या कर रहे हैं, एक 7 डाल देते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे बताओ कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये कर रहे हैं, ये गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि फाइंड द कंजुगेट एलिमेंट ऑफ 9, 9 का कंजुगेट एलिमेंट बताना है, 9 का, ये वाला 9 का। अब बताओ 9 का कंजुगेट कौन सा होगा? 9 का कंजुगेट दिखने में लग रहा है -3, तो सबसे पहले तुमको इस फॉर्म में लाओ। असल में 9 का कंजुगेट पता है कौन होगा? 9 का कंजुगेट ये वाला होगा, तुम देख सकते हो, निकालोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर समझ में आ गया होगा कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक करके दिखा देते हैं। 9 क्या है, तो 9 के बारे में पता करेंगे। तो 9 जो है ना, ए सेकंड नंबर रो में लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर कॉलम में लिखा हुआ है, तो मतलब कि जो इसका कंजुगेट आएगा ना, वो ये 1 2 का जगह 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 कहाँ पर है देख लो, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। इस तरह इसी तरीके से कंजुगेट एलिमेंट का बेस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन पूछेगा तो 1 मार्क्स में रहेगा, उससे ज़्यादा मार्क्स में नहीं पूछेगा, क्योंकि एक बार में आंसर बता देगा स्टूडेंट लोग। और ऐसे भी बार बार तुम लोग को ये नहीं करना पड़ेगा। देखो कंजुगेट एलिमेंट कैसे निकलेगा, ये इसका कंजुगेट होगा, अगर 8 का कंजुगेट बात करेंगे ना तो ये होगा, ठीक है, और उसके बाद अगर इसका बात करेंगे तो ये होगा, और कोई भी कंजुगेट एलिमेंट नहीं कहलाएगा। अगर बोलेंगे 2 का कंजुगेट क्या होगा, तो 2 का कंजुगेट एलिमेंट निकलेगा ही नहीं। तुम प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बताएं कि इसमें 2 डायगोनल बनता है, जिसमें से एक डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। वो डायगोनल ये जो डायगोनल दिख रहा है ना, इस डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, और इसी डायगोनल का डिस्कशन होता है, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और वर्ड का डिस्कशन होगा, जिसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो भी वर्ड लिख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं सम ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, विच इज़ फाउंड अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब कि ये अगर डिफाइन करेंगे तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ द एलिमेंट, सम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, विच इज फाउंड along द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट पाया जाएगा ना, उसको ऐड कर दो, ट्रेस ऑफ द एलिमेंट निकल जाएगा। ट्रेस ऑफ द एलिमेंट मतलब कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लेते कि इसका ट्रेस निकालने बोला कि फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, तो क्या होगा बता सकते हो? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे 2 + 0 + 7, आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर से आ जाएगा 2। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं इसको TR से, ठीक है, और यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं। अगर ये A नाम का मैट्रिक्स है, मान लेते हैं अगर ये A नाम का मैट्रिक्स है और इसी का ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, इस तरह से लिख देंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। यहीं पे एक मैट्रिक्स ले लिए, एक A नाम का मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है 5 4 0 9 -2 और यहाँ 3 0 1 5 लिख देते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स लिख दिए और इसका ट्रेस निकालने बोला है। तो ट्रेस ऑफ A कितना होगा? तो निकालने के लिए 5 + 3 + -2, 5 + 3 + -2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या होगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ तक तो हम लोग ठीक पढ़े, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स से थोड़ा सा डिस्कशन डीप जाने लगा। उसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो डिस्कशन डीप जाने लगेगा। तो अब तक हम लोग क्या देखे हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स देखे किसे कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स बोला जाता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो दिख जाए, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स आया जिसमें एक सिंगल कॉलम दिख जाए,
उसके बाद जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आया जिससे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी एलिमेंट पाया जाता है ना वो सब जीरो नाम का पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला आया 4 नंबर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग, ऐसा मैट्रिक्स जो दिखने में हॉरिजॉन्टल टाइप पर दिखे, मतलब कि वो मैट्रिक्स बनेगा कैसे, उसमें रो कॉलम से कम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रो लेस देन कॉलम होना चाहिए, तब वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ कॉलम का। एग्जांपल देख सकते हो। उसके बाद फिर अच्छा एग्जांपल इसमें नहीं लिखे हैं, एग्जांपल समझ सकते हो क्या होगा। उसके बाद देखो 6 नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 पॉइंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहला नंबर पॉइंट होता है कंजुगेट किसे कहते हैं, कंजुगेट एलिमेंट किसे कहते हैं, जो कि समझ में आ गया हो किसे कहते हैं। उसके बाद बताए थे प्रिंसिपल डायगोनल क्या कहलाता है, वो बता दिए थे। उसके बाद क्या बताए थे, तीसरा नंबर पॉइंट, यानी तीसरा नंबर स्टार मार्क कर देते हैं इसको, ये ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। बाद स्क्वायर मैट्रिक्स तक पढ़ लिए हम लोग। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स कितना नंबर था, याद है? चलो खैर, स्क्वायर मैट्रिक्स का अब पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे पहले 2 टाइप होता है, 2 टाइप होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी 2 टाइप होता है, इसका भी 2 टाइप होता है। पहले होता क्या है वो तो इसका अंदर ही तुम लोग को दिखेगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 2 टाइप होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले बात कर लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। इस मैट्रिक्स में तुम लोगों को दिखेगा सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है वो सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने से पहले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, क्योंकि उसी का अंदर में तो आता है ये। सबसे पहले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का खासियत को लेना पड़ेगा, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स का खासियत में रहना पड़ेगा इसको। वो ये कहना नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा इसमें। तो पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो इस तरह से लिखते हैं 2 5 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 0, हाँ 0 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस में 7 8 लिख लेते हैं, 0 0, और यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स लिखे हैं। अब इस मैट्रिक्स में तुम देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप पर बना है, 0 छोड़कर देखो, 0 छोड़कर, ठीक है। लेकिन ऊपर में ट्रायंगल बना है इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन नीचे का जो एलिमेंट है ना वो 0 है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना होगा ना तो मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे का जो भी एलिमेंट लिखाया है ना वो सब एलिमेंट में तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगर ए आई जे बोलेंगे तो यहाँ पर आई का वैल्यू देख सकते हो, आई का वैल्यू 2 होगा, लेकिन जे का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे जे का वैल्यू 1 होगा। आई बड़ा और जे का छोटा है, देख सकते हो। इस एलिमेंट का बात करेंगे ना तो आई कितना होगा 2, जे कितना होगा 1। तो इसमें तुमको दिख रहा होगा आई बड़ा जे छोटा। ये वाला एलिमेंट का बात करो तो आई कितना होगा इसमें, बताओ तो 3 होगा, देखो 1 2 3, और जे कितना होगा 2 होगा। इसमें भी आई जो है ना वो बड़ा और जे छोटा, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा ना ए आई जे 0 होगा। कब, इफ आई ग्रेटर देन जे। जहाँ जहाँ पे आई जे से बड़ा होगा ना वहाँ का एलिमेंट को 0 कर दो, या फिर उतना सोचो मत, डायरेक्टली तुम देख सकते हो, फॉर्म देख सकते हो। ऊपर का ट्रायंगल जो है ना उसमें कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, वो नंबर 0 भी हो सकता है, और नीचे का जो भी एलिमेंट दिख रहा है ना वो 0 कहलाएगा। अब इसी से कंपेयर करके तुम बता सकते हो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसी को देखकर बता सकते हो।
तो उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऊपर का जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, यानी कि लिख के दिखाते हैं 5, 9, 11, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं ये 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं और फिर माइनस में 3 लिख लेते हैं, कुछ भी लिखो, 2, 3 लिख लेते हैं। चलो ये मैट्रिक्स लिखें। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे जो भी ऊपर में एलिमेंट है वो 0 है, और इस केस में क्या होगा, आई ए आई जे 0 कब होगा, जब आई छोटा होगा जे से। इस केस में वो सब एलिमेंट 0 है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो आप समझ में आया होगा अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का बात करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके अंदर, जिसमें सिर्फ है ना डायगोनल एलिमेंट पाया जाता हो, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट में कुछ ना कुछ नंबर हो, बाकी सब 0 हो। जैसे कि ऐसा कुछ 5, 0, 0, 9 नहीं, यहाँ पर 0 डालो, 9, 0, ठीक है, और यहाँ 0, 0 और माइनस में 3। आप देख सकते हो प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना उसमें एलिमेंट लिखा हुआ है, बाकी सब 0 है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल उसमें एलिमेंट पाया जाएगा। एलिमेंट तो 0 को भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट पाया जाएगा ना वो मतलब कि एलिमेंट रहेगा ये, इसमें 0 भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 0 नहीं आएगा, लेकिन ऑल द एलिमेंट 0 नहीं होगा। अगर ऑल द एलिमेंट 0 हुआ तो क्या होगा, वो बन जाएगा नल मैट्रिक्स बन जाएगा, वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसलिए इसमें से कम एक तो नंबर होना ही चाहिए, एक तो नंबर होना ही चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना 2 तरह से लिखा जाता है। एक बार डायगोनल जितना है ना, डायगोनल ये 2 तरह से लिखाता है। डायगोनल मैट्रिक्स को 2 तरह से लिख सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ना, ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जितना भी डायगोनल एलिमेंट है ना, जैसे कि डायगोनल एलिमेंट को लिख देते हैं हम यहाँ पर 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5। मतलब कि एक तरीका ये हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग जितना भी अलोंग द डायगोनल है ना एलिमेंट वो सब को सेम कर दिए। एक इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखेंगे तो इसका एक अलग नाम पड़ेगा, इसका एक अलग नाम पड़ेगा, वो नाम क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद एक और तरीका क्या होता है, जितना भी ये एलिमेंट है ना यहाँ पे, वहाँ पे 1, 1, 1 लिखा हुआ रहेगा, इसका भी एक अलग नाम पड़ेगा, ठीक है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है मैट्रिक्स में, इसलिए स्टार मार्क इसमें भी डाल दिए। इसका यूज़ बहुत जगह होगा। अब जिसमें 1, 1 है ना, 1, 1 को यूनिट बोलते हैं, इसलिए ये कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको आइडेंटिकल भी बोलते हैं, इसलिए यूनिट या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यूनिट या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोला जा सकता है इसको, ठीक है। अब बात करेंगे इसका, तो यहाँ पर एक स्केलर दिया हुआ है, इसको स्केलर बोलते हैं। स्केलर दिया हुआ है तो इसलिए स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये जितना भी डिस्कशन चल रहा है वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स का अंदर ही चल रहा है। तो फिर से एक बार बता रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 तरह का होता है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में 2 तरह का आएगा, ट्रायंगुलर में 2 तरह का आएगा, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तुमको पता है कि अपर में कुछ ना कुछ नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन लोअर में जो रहेगा ना, लोअर में वहाँ पर 0, 0 दिखेगा, और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख दिए हम, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लोअर, जैसा कि अपर था उसी टाइप का लोअर भी है। इससे इसको समझे तो इसको ये अपने आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाओ, दूसरा नंबर टाइप का बात करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसमें एलिमेंट कहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल पर लिखा हुआ रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। अब बाकी सब 0 रहने से मुराद ये हुआ कि ऐसा नहीं कि डायगोनल में जो लिखा हुआ उसमें 0 नहीं हो सकता है, इसमें भी 0 हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही को 0 होगा। लेकिन तीसरा जो है ना, तीसरा एक कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। अगर एक नंबर वो भी 0 हो गया ना तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए एक ना एक नंबर होना ही चाहिए, ठीक है। और ये मैट्रिक्स का इसका डायगोनल मैट्रिक्स का बात करेंगे तो वो भी 2 तरह का होता है, वो एक स्केलर मैट्रिक्स और एक यूनिट या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स। यूनिट, सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट पाया जाएगा वो एलिमेंट सेम होगा,
ठीक है, 5 5 5, ठीक है। हो सकता है 5 5 अब -5 यहाँ पर आ गया ना, तब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, तब इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इसे, ठीक है। लेकिन अगर 5 5 5 जो है ना वो 1 1 1 हो जाए तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है ये तो इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर 3 होता है, 3/3 का, 3x3 का ऑर्डर होता है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से, इसको आई से डिनोट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना मैट्रिक्स का, तो कहीं कहीं पर I1 लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं पे I1 लिखने के बाद कहीं का क्या लिखा हुआ है, I2 लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं पे I3 लिखा हुआ रहेगा। I1 का मतलब क्या होता है, I1 का मतलब बस ये, मतलब कि ये एक डायगोनल में बस 1 दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। और ये 1/1 का यूनिट मैट्रिक्स है। I2 का मतलब क्या होगा, I2 का मतलब होगा 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स, यानी 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स, 0 1 1 0 1 0 इस तरह से। अगर I3 लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब क्या समझेंगे, उसका मतलब हम लोग समझेंगे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये समझेंगे। कभी भी इस तरह से लिखा हो रहा है। और ये सब आई क्यों लिखा हुआ रहता है, यूनिट मैट्रिक या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से। I1 I2 I3 का मतलब समझा दिए। तो ये था स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक मैट्रिक्स ए गिवन किया हुआ है, मैट्रिक्स बी गिवन किया हुआ है, और यहाँ पर एक और चीज़ गिवन किया हुआ है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, और वैल्यू निकालने बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का। तो कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए सबसे पहले जो भी गिवन दिया हुआ है ना वो गिवन उतारते हैं यहाँ पर। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी, ये गिवन किया हुआ है। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, याद होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने का तरीका, जितना भी एलिमेंट है अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल ऐड कर दो, उसको ऐड कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से ट्रेस ऑफ बी निकालेंगे। ट्रेस ऑफ बी निकालने के लिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा कर देंगे, ठीक है। और साथ में -3 भी है, वो भी डाल देंगे। तो इसके बाद देखते हैं, तो इस तरह से कर दिए, मतलब ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर से अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालने के लिए पता है क्या करेंगे, ये करेंगे यहाँ पे इस तरह से करते हैं, अल्फा स्क्वायर लिखते हैं और ये 2 अल्फा को इसके साथ लाकर लिख देते हैं, -2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से -3 जो है ना, -3 को इस फॉर्म में समझ सकते हैं हम लोग, देखो तो -1 -3 को इस तरह समझ सकते हैं। और एक -1 को जो है ना इसके साथ अटैच कर दो, ठीक है, अटैच कर दिए। उसके बाद बीटा वाला फॉर्म बनाओ, बीटा वाला प्लस बीटा स्क्वायर है, लिख दिए प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा माइनस इधर है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सही बोले। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा और प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से बीटा का साथ बनाओ, प्लस बीटा स्क्वायर हो गया और यहाँ से ये वाला 2 बीटा को लेकर आओ तो माइनस में 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद +1 लिखा आएगा, तो ये दूसरा बन गया। और तीसरा गामा वाला भी बना लो, तो गामा स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 गामा हो जाएगा, ठीक है। और साथ में -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। उस तरफ ओनली 0 बचने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। वो फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब कि अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस गामा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब भी ऐसा फॉर्म दिखे ना कि किसी पर स्क्वायर है प्लस का निशान, किसी दूसरा चीज़ पर स्क्वायर है प्लस का निशान, किसी तीसरा चीज़ पर स्क्वायर है प्लस का निशान, और मतलब इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ऐसा फॉर्म जब भी दिखे ना तो इसको अलग से 0 बोल सकते हैं, इसको अलग से 0 बोल सकते हैं, इसको अलग से 0 बोल सकते हैं। असल में क्या बोल रहा है कि ये सब को ऐड करके 0 आना चाहिए। तो सब को ऐड करके 0 तभी आएगा जब इसको अलग से 0 का बराबर करेंगे तब। अल्फ़ा -1 को अलग से 0 का बराबर करो, बीटा -1 को अलग से 0 का बराबर करो, गामा -1 को अलग से 0 का बराबर करो। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकलता हुआ दिखेगा 1, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकलता हुआ दिखेगा 1, उसी तरीके से गामा का भी 1 दिख जाएगा। ये 1 1 1 को जो निकालने बोला है उसमें पुट करेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं। नाउ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फ़ा वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा वैल्यू 1, बीटा वैल्यू 1, गामा वैल्यू 1, इस तरह से 1 + 1 = 1 + 1 तो टोटल 3 हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आया? थैंक यू।